हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरबी पर। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन एवं शोध एवं नवाचार पर डिस्कशन करेंगे, जो कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी लोग अधिक से अधिक जो कोई भी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हैं उनके पास वीडियो को भेजें, ताकि वो भी जो है वो वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। तो हम पिछली क्लास में जो है कुछ क्वेश्चनों को डिस्कशन कर चुके थे, उसके आगे आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ब्लू प्रिंट का संबंध है। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है ब्लू प्रिंट का जो संबंध होता है वो किससे है। तो यह जो है डीएलएड 2016 में जो है वो पूछा गया है। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा जो है वो ऑप्शन सही होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है क्रियात्मक शोध से, और दूसरा ऑप्शन है नवाचार से, तीसरा ऑप्शन है प्रश्न पत्र निर्माण से, और चौथा ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण से। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि जो है ब्लू प्रिंट का संबंध जो है, ब्लू प्रिंट का मतलब यानी कि मीनिंग क्या होता है। यदि आप उसके बारे में जानेंगे तभी जो है आप उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लू प्रिंट का जो संबंध क्या होता है। तो ब्लू प्रिंट का संबंध जो होता है वो अंकों का जो होता है विभाजन, सामग्री, प्रश्नों के प्रकार, संख्या और विवरण जो है सभी को प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ब्लू प्रिंट कहते हैं। तो अभी हमने बताया आपको अंकों का विभाजन, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों के प्रकार एवं उनके विवरण को जो है प्रस्तुत करना ही जो है वो ब्लू प्रिंट कहलाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अभी हमने बताया प्रश्नों का निर्माण और संख्या निर्धारण, विभाजन करना जो है वो सभी ब्लू प्रिंट के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। देखते हैं नवाचार। नवाचार जो है वो क्या होता है। तो हम जब किसी शिक्षक द्वारा छात्र को नए नए विधि से, नए नए क्रियाकलापों से उनको जो है समझाया जाता है, उनके जो है विषय वस्तु को सरल बनाया जाता है, तो नई नई विधियों का जो प्रयोग करना ही जो है वो नवाचार कहलाता है, या जो है नवाचार शिक्षण के अंतर्गत आता है। अगला है उपचारात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण वे होते हैं जब शिक्षक किसी छात्र को उनके जो है ना समझने की कारणों का पता लगाता है, खोज करता है कि वह बच्चा जो है क्यों नहीं सीख पा रहा है, और उसका जो है निदान करता है। तो वही जो है उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो इसमें जो है ब्लूप्रिंट का संबंध जो है वो प्रश्न पत्र निर्माण से है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण जो है वो क्या कहलाता है। तो यह भी जो है डीएलएड 2016 में पूछा गया है। तो आप सभी लोग बताएंगे छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण जो है वो क्या कहलाता है। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है निदानात्मक शिक्षण, दूसरा ऑप्शन है नवाचार शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण, और चौथा ऑप्शन है कौशलात्मक शिक्षण। कौशलात्मक शिक्षण को हम जो है वो क्रियात्मक शिक्षण भी कहते हैं। इसको जो है हम क्रियात्मक शिक्षण भी कहते हैं। कौशलात्मक शिक्षण भी कहते हैं।
तो आप सभी लोग बताएंगे क्या ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले अभी हमने बताया कि नवाचार शिक्षण क्या होता है। तो नवाचार जो है नए नए जो है विषय वस्तु यानी कि नए नए तरीकों से समझाना ही जो है वो नवाचार शिक्षण के अंतर्गत आता है। नए नए विधियों से समझाना जो है नवे नवाचार शिक्षण के अंतर्गत आता है। देखते हैं निदानात्मक शिक्षण क्या होता है। तो निदानात्मक जो इसकी खोज जो है वो लाइटनर बिटमैन ने की थी। कौन किया था? कौन किया था इसकी खोज? तो इसका खोज जो है वो लाइटनर बिटमैन जो निदात्मक शिक्षण होता है इसका खोज जो है वो लाइटनर बिटमैन ने किया था। इसका शिक्षण का उद्देश्य होता है खोज करना यानी कि कारणों का खोज। कारणों का खोज या पता लगाना। तो निदात्मक शिक्षण का अर्थ होता है कारणों का खोज यानी कि पता लगाना। जब कोई शिक्षक किसी छात्र के कारणों का जो है पता लगाता है कि छात्र किस कारण से नहीं सीख पा रहा है, तो उसे जो है हम निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। जब वह कारणों का पता लगाता है तो उसे हम निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। और जब वह कारणों का पता लगाता है फिर उसको दूर करने का प्रयास करता है, उसको दूर करता है, तो वह जो है उपचारात्मक शिक्षक हो जाता है। यदि सिर्फ कारण का पता लगाए तो निदानात्मक शिक्षण होगा, और यदि कारण का पता लगाने के बाद उसका जो है हल भी निकाले, उसका विवरण जो है उसको निकाले, तो जो है जब हल निकल जाएगा उसका तो उसे उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत हम कहेंगे। उसको दूर उसकी जो है त्रुटियों को जब दूर कर देंगे तो उसे हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो इसमें पूछा भी यही गया था किसी छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने की के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है। तो दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण जो है वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। यदि सिर्फ खोज करें तो निदानात्मक, यदि उसको दूर किया जाए तो वह जो है उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। तो यह भी जो है 2016 में पूछा गया है और यह डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग जो है वो किसने किया था। पहला ऑप्शन है स्टीफन एम कोरे ने, दूसरा ऑप्शन है किन्नर ने, तीसरा ऑप्शन है राय बर्न ने, और चौथा ऑप्शन है बुजरो ने। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग जो है किसने किया। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो है शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग जो है वो स्टीफन एम कोरे ने किया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। तो यही जो है क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हुआ है। स्टीफन एम कोरे ने, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानना एवं समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है। इसमें पहला ऑप्शन है मौलिक शोध कहलाता है, दूसरा ऑप्शन है क्रियात्मक शोध कहलाता है, तीसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक शोध कहलाता है, और चौथा ऑप्शन है वैज्ञानिक शोध कहलाता है। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा।
कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने एवं समाधान हेतु किया जाने वाला जो है शोध हो क्या कहलाता है? तो इसमें जो है क्रियात्मक का होता है किसी जो है मौजूदा स्तर में सुधार लाना। किसी मौजूदा स्तर में जो है वो सुधार लाना ही जो है वो क्रियात्मक शोध होता है। और यह है ऐतिहासिक शोध। ऐतिहासिक शोध जो है वह शोध होता है जिसमें अतीत के घटनाओं, लोगों एवं समाजों का जो है वो हम अध्ययन करते हैं, उसे जो है हम ऐतिहासिक शोध कहते हैं। वैज्ञानिक शोध क्या है? तो वैज्ञानिक शोध जो है वो एक व्यवस्थित क्रम है, जो हम व्यवस्थित यानी प्राकृतिक नेचर के बारे में एक व्यवस्थित क्रम से जो है अध्ययन करते हैं। पहले अवलोकन करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। जो एक व्यवस्थित क्रम से करते हैं उसे हम वैज्ञानिक शोध के अंतर्गत जानते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कार्य क्षेत्र से संबंधित, तो मौजूदा स्तर में सुधार करने की प्रक्रिया को ही हम जो है कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार जो है वो प्रश्नों के कितने पक्ष होते हैं। तो यह जो है 2016 में पूछा गया था। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 3। आप सभी लोग बताएंगे शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के जो है वो कितने पक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। आप सभी लोग बताएंगे शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार, यहाँ ये जो है जाफूर होगा। तो आप सभी लोग बताएंगे शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के जो पक्ष होते हैं वो कितने हैं। आप सभी लोग बताएंगे पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 3। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार जो है इनको 4 भागों में बांटा गया। पहला जो है वो वस्तुनिष्ठ, पहला जो है वस्तुनिष्ठ, दूसरा है बहुविकल्पी, तो वस्तुनिष्ठ को ही हम जो है वो बहुविकल्पी भी कहते हैं। अति लघुत्तरी, दूसरा है अति लघुत्तरी, तीसरा है लघुत्तरी। लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी और चौथा है विस्तृत। ये जो है इसको 4 भागों में जो है वो बांटा गया है। ये जो है शैक्षिक उद्देश्यों को जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी, दूसरा है अति लघुत्तरी, तीसरा लघुत्तरी और चौथा है विस्तृत। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। तो वही दोबारा क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली जो है वो प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो आप सभी लोग बताएंगे मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल, इसमें दो आप, पहला ऑप्शन है कोठारी आयोग, दूसरा ऑप्शन है यूजीसी, तीसरा ऑप्शन है एनसीईआरटी और चौथा ऑप्शन है मुदालियर कमीशन। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? नेशनल काउंसिल एजुकेशन एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। यह है कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग जो है यह 1964 से 66 तक आया है। इसे इसे हम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग, इसे हम कोठारी आयोग को ही जो है भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। यह जो है 1964 से 1966 तक जो है ये रहा। और जो है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल एजुकेशन, और यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इसे हम हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहते हैं इसे हम। इसे जो है विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान अनुदान आयोग आयोग भी कहते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान भी कहते हैं। अगला है मुदालियर आयोग। तो इसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। मुदालियर आयोग को जो है वो हम माध्यमिक शिक्षा आयोग। मुदालियर आयोग को जो है वह माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। तो इसमें पूछा गया निरंतर मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो एनसीईआरटी का है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन जो है एक सतत प्रक्रिया है। यह शिक्षण की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग भी है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित भी है। तो बताइए इस कथन को किसने कहा है? इसमें पहला ऑप्शन है कोठारी आयोग,
दूसरा ऑप्शन है मुदालियर कमीशन, तीसरा ऑप्शन है नई शिक्षा नीति, और चौथा ऑप्शन है राम मूर्ति कमेटी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है सही है। अभी हमने बताया इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं इसी को हम। भारतीय शिक्षा आयोग, यह जो है 1964 से 66 तक जो है वो रहा। और मुदालियर आयोग को जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है यह मुदालियर को कहते हैं। राम मूर्ति कमेटी क्या है? तो राम मूर्ति कमेटी क्या है बताइए आप सभी लोग। तो राम मूर्ति कमेटी जो है वह 1990 में आया। यह 1990 में क्यों आया? तो यह जो है नई शिक्षा नीति 1986 में की समीक्षा समिति के रूप में जो है यह राम मूर्ति कमेटी का जो है वो गठन किया गया। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह किसने कहा है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षण की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित भी है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो कोठारी आयोग का है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। तो आज का अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है, कथन है किसका है? तो आप सभी लोग बताएंगे यह कथन जो है यह किसका है। क्वेश्चन नंबर 39 का आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर देंगे। यहाँ जो है वो रैमर्स होगा। रैमर्स। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग बताएंगे यह किसका कथन है कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। तो यह जो है ऑप्शन है रैमर्स व गिज का है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का अनुरूप है। तो आप सभी लोग बताएंगे मूल्यांकन का अनुरूप है। पहला ऑप्शन है उद्देश्यों के, दूसरा ऑप्शन है प्रविधि के, तीसरा ऑप्शन है विधि के और चौथा ऑप्शन है सिद्धांतों के। तो आप सभी लोग बताएंगे मूल्यांकन के अनुरूप हैं। तो मूल्यांकन के अनुरूप जो है वो क्या है? आप सभी लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताएंगे। तो मूल्यांकन के अनुरूप जो होता है वो जो है नियम एवं बुद्ध जो है विधि के अनुसार होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तो आप सभी लोग बताएंगे मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के अनुसार जो है वो कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला ऑप्शन 4 वर्ग, दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ग, तीसरा ऑप्शन है 8 वर्ग और चौथा ऑप्शन है 2 वर्ग। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो मूल्यांकन को उपकरण और प्रविधि के उद्देश्यों को जो है वो हम 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। तो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला है स्थानन, पहला है स्थानन।
स्थानन मूल्यांकन, दूसरा है निर्माणात्मक, निर्माणात्मक मूल्यांकन, तीसरा है निदानात्मक, निदानात्मक तीसरा है निदानात्मक मूल्यांकन और चौथा है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन तो जो है वो मूल्यांकन को जो है वो चार भागों में बांटा गया है। पहला है स्थान मूल्यांकन, दूसरा है निर्माणात्मक मूल्यांकन, तीसरा है निदानात्मक मूल्यांकन और चौथा जो है वो है योगात्मक मूल्यांकन। तो आइए हम देखते हैं कि मतलब स्थानान मूल्यांकन जो है वो क्या होता है। तो जो प्रक्रिया हम किसी कार्य को करने के पहले जो है हम करते हैं वह जो है स्थानान मूल्यांकन होता है। अगला है निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन जैसे यदि हम खाना पकाते हैं तो निर्माण में जो प्रक्रिया करते हैं तो वह जो है वो निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अगला है इसको हम कहते हैं के लिए मूल्यांकन। इसको हम निर्माणात्मक मूल्यांकन को जो है वो हम के लिए मूल्यांकन भी कहते हैं, क्योंकि किसी कार्य को करने से पहले पहले सभी सामान को इकट्ठा किया जाता है, तो इसीलिए इसको के लिए मूल्यांकन भी कहते हैं। जहाँ कहीं पर भी के लिए शब्द आ जाए मध्य में वहाँ हमेशा निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। अगला है निदानात्मक मूल्यांकन। इसको हम के रूप में मूल्यांकन कहते हैं, यानी कि जब हम कोई भी जैसे मतलब यदि भोजन को पकाते हैं तो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, उसको हम चखते हैं, जो कमियां रहती हैं उसको हम सुधार करते हैं, सुधार यानी कि निदान करते हैं, तो इसे हम निदानात्मक मूल्यांकन यानी कि के रूप में मूल्यांकन करते हैं। अब अंतिम मूल्यांकन होगा योगात्मक। इसको जो है हम का मूल्यांकन बोलते हैं। इसमें सुधार करने का जो है कोई चांस नहीं रहता, यानी कि खाना बन चुका होता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसे हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ये मूल्यांकन को जो है वो चार भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है। तो आप सभी लोग बताएंगे मूल्यांकन का जो है वो क्रियात्मक पक्ष कौन सा है। पहला ऑप्शन है घटनाओं का ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है प्रतिक्रिया करना, तीसरा ऑप्शन है चारित्रिक करण और चौथा ऑप्शन है स्वाभाविककरण करना। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है, आप सभी लोग कमेंट में जल्दी जल्दी करेंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो क्रियात्मक मूल्यांकन का जो अर्थ होता है वो होता है हमारे व्यवहार का, हमारे व्यवहार का जो है वह हिस्सा जो शारीरिक, जो कि शारीरिक गतिविधि और कौशलों से जो है वो संबंधित हो, उसे हम क्रियात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो अभी हमने बताया कि शारीरिक गतिविधि से संबंधित हो, तो इसमें जो है ऑप्शन आएगा स्वाभाविकरण। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो इसमें अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहार में लाने द्वारा किस किस सीमा तक प्राप्त किया गया है। यह ज्ञात करने की यह नियोजित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने दी है। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी तो परिभाषा दे दे के चले गए, लेकिन पढ़ना तो हम सबको पड़ता है। इतना बड़ा बड़ा परिभाषा जो है वो याद भी नहीं होता है। तो बताइए आप सभी लोग ये परिभाषा जो है वो किसने दिया है। पहला ऑप्शन है टोर गर्सन एवं एडम्स ने, दूसरा ऑप्शन है डंडेकर ने, तीसरा ऑप्शन है JW राइट स्टोन ने, तीसरा ऑप्शन है ब्रेडफील्ड एवं मार्डोक ने।
तो आप सभी लोग बताएंगे जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह परिभाषा जो है वो डंडेकर ने दिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो तो इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। तो यहाँ आप लोग जो है वो विशेषकर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में जो है वो नहीं पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक जो है वो अंग नहीं है। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे। इसमें पहला ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है सीखने के अनुभव, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक परिवर्तन, और चौथा ऑप्शन है छात्रों की योग्यता का वार्षिक स्तर। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ जो है वांछित स्तर है। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है वो कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें जो है वांछित स्तर जो है वो नहीं होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता है बल्कि उसमें सुधार भी करता है। यह परिभाषा जो है किसने दिया। तो आप सभी लोग बताएंगे यह परिभाषा जो है किसने दिया। तो यह परिभाषा जो है किसने दिया। पहला ऑप्शन है ब्लूम ने, दूसरा ऑप्शन है भारतीय शिक्षा आयोग ने, तीसरा ऑप्शन है भारतीय शिक्षा आयोग ने, तीसरा ऑप्शन है बेसले ने, चौथा ऑप्शन है गारेट ने। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो कोठारी आयोग को ही हम भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं। कोठारी आयोग, कोठारी आयोग को ही हम भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे यह जो है किसने दिया। तो इस परिभाषा को जो है बेसले ने दिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है मूल्यांकन। इसमें जो है मूल्यांकन के बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है उद्देश्य केंद्रित होता है। इसमें पूछा गया मूल्यांकन जो है वो कैसा होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है उद्देश्य केंद्रित होता है, दूसरा ऑप्शन है उद्देश्य में निष्कर्ष समावेश होता है, तीसरा ऑप्शन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। तो मूल्यांकन जो है उद्देश्य केंद्रित होता है, क्योंकि जो भी मूल्यांकन हम करते हैं उसका उद्देश्य निर्धारित होता है कि हमें किस उद्देश्य यानी कहाँ तक पहुँचना है। अगला है तो ये सही हो जाएगा। अगला है उद्देश्य में निष्कर्ष समावेश होता है। तो यह भी सही, निष्कर्ष पहले से ही निर्धारित होता है। अगला है एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो यह जो है एक व्यवस्थित प्रक्रिया हो। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के कितने सोपान हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है मूल्यांकन के कितने सोपान हैं। जिसमें पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो आप सभी लोग बताएंगे मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं। तो मूल्यांकन के जो है वो 3 सोपान होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आइए हम देखते हैं कि वे 3 सोपान जो है वो क्या क्या होते हैं। तो पहला जो है वो होता है ज्ञानात्मक। पहला जो होता है वो होता है ज्ञानात्मक। दूसरा जो होता है वो होता है क्रियात्मक। दूसरा जो होता है क्रियात्मक। और तीसरा जो होता है भावात्मक।
तो ये जो है 3 सोपान होते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मापन की भूमिका है। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है मापन की क्या भूमिका है। पहला ऑप्शन है वस्तु को संख्या प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है घटना को संख्या प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है नियमानुसार संख्या प्रदान करना। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। मापन की भूमिका है, तो मापन की भूमिका जो है ये सभी है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मापन का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी लोग बताएंगे मापन का उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है। पहला ऑप्शन है उद्देश्यों को बनाने में। दूसरा ऑप्शन है छात्रों के चयन में। तीसरा ऑप्शन है शैक्षिक विधि के चयन में। और चौथा ऑप्शन है छात्र की प्रारंभिक मूल्य निर्धारण में। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49। तो मापन का उपयोग जो होता है वो कहाँ पर होता है, आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मापन का उपयोग जो होता है वो छात्रों की प्रारंभिक मूल्य निर्धारण करने में। हमने आपको बताया था कि मापन जो होता है वो सिर्फ मात्रा का ही निर्धारण करता है। यदि मूल्यांकन जो होता है वो गुणात्मक, योगात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी पक्षों का जो है उसमें मूल्यांकन किया जाता है। वह जो है विस्तृत होता है मूल्यांकन। और जो है मापन जो है वो संकुचित होता है, सिर्फ एक ही दिशा में चलता है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। तो आज का अगला प्रश्न है, जिस परीक्षण से शिक्षार्थी किसी विषय या अनेक विषयों में कठिनाई ज्ञात की जा सकती है उसे क्या कहते हैं। आप सभी लोग बताएंगे जिस परीक्षण से शिक्षार्थी किसी विषय या अनेक विषयों में कठिनाई ज्ञात की जा सकती है उसे क्या कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण। तीसरा ऑप्शन है निदानात्मक परीक्षण। और चौथा ऑप्शन है अभिवृत्ति परीक्षण। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो हमने आपको बताया था कि जहाँ कहीं पर भी यदि किसी छात्र के कमियों का मतलब खोज की जाए कि वह किस कारण से नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि परीक्षण शिक्षार्थी के कठिनाई का जो है वो खोज किया जाए। जहाँ पर खोज किया जाए वह जो है वो निदानात्मक होता है कि मतलब वह किस कारण से नहीं सीख पा रहा है उसका खोज किया जाए, तो वह जो है निदानात्मक परीक्षण होता है। यदि खोज करके उसका जो है निराकरण भी कर दिया जाए तो वह उपचारात्मक शिक्षण बन जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ कठिनाई का पता लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे जो होगा वो निदानात्मक परीक्षण होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण आवश्यक हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे एक अच्छे परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण आवश्यक होंगे। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। तो आइए देखते हैं अच्छे परीक्षण के जो है वो कौन से गुण होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है परीक्षण में किसी उत्तर पर मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा समान अंक प्रदान किए जाते हैं तथा जब अलग अलग व्यक्ति करते समय मूल्यांकन अपनी व्यक्तिगत भावना अथवा धारणाओं से प्रभावित नहीं होती है। तो ये जो है एकदम विश्वसनीय मान जाता है। जब कोई भी मूल्यांकन हमेशा एक समान एक ही अंक आए तो वह जो है विश्वसनीय माना जाता है। तो ये जो है सही होगा। आइए देखते हैं दूसरा बा में क्या पूछा गया है। तो बा में कहा है परीक्षण उन्हीं गुणों का मापन करता है जिनके लिए उनका निर्माण किया जाता है। तो हाँ उसे वैध माना जाता है। वैध का मुख्य कारण यही होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाते हैं यदि वह उद्देश्य हमें प्राप्त हो जाता है तो उसे हम जो है
वैध मानते हैं, तो यह भी जो है ये सही हो जाएगा। यह एक प्रकार से जो है वैध का परिभाषा माना जाएगा, या जो विश्वसनीयता का परिभाषा माना जाएगा। अगला है सा, परीक्षण के बार बार प्रयोग करने से प्राप्त परिणामों या अंकों में जो है संगत पाई जाती है, यानी कि समानता पाई जाती है। तो जो है तीनों सही है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, भौतिक मापन जो है क्या होता है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भौतिक मापन जो होता है क्या होता है। पहला है निश्चित, दूसरा है स्थिर, तीसरा है अस्थिर और चौथा है अनिश्चित। तो आप सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर जो है वो क्या होगा। तो भौतिक मापन जो होता है वह हमेशा जो है स्थिर रहता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में जो है पूछा गया है, मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से अच्छा है अथवा वांछनीय है, उनको मानक चला जाता है। तो बताइए किसने कहा है। आप सभी लोग बताएंगे या किसने कहा है। उसे मानकर चला जाता है। तो बताइए आप सभी लोग या किसने कहा है। मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से अच्छा है या वांछनीय है, उसको यह मानकर चला जाता है। तो यह शब्द किसने कहा। पहला ऑप्शन है राइमर्स एंड गेज ने, दूसरा ऑप्शन है कोठारी आयोग, तीसरा ऑप्शन है एडम्स ने, चौथा ऑप्शन है रास ने। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो इसमें ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राइमर्स एंड गेज ने दिया था। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दक्षता आधारित मूल्यांकन है। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है दक्षता आधारित जो है मूल्यांकन कौन सा है। पहला ऑप्शन है सतत मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन है व्यापक मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन है आ और ब दोनों, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। दक्षता आधारित मूल्यांकन जो है वो क्या है। तो सतत मूल्यांकन जो होता है वो निरंतर जो है हमेशा मूल्यांकन होता रहता है। व्यापक मूल्यांकन जो होता है वह भी एक विस्तृत मूल्यांकन होता है। तो यह दोनों मूल्यांकन होता है। तो इसमें होगा आ और ब दोनों, साइज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कक्षाओं का प्रमुख साधन क्या है। तो आप सभी लोग बताएंगे कक्षाओं का जो है वो प्रमुख साधन क्या है। क्वेश्चन नंबर 55, कक्षाओं का प्रमुख साधन जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन मासिक परीक्षा, दूसरा ऑप्शन है वार्षिक परीक्षा, तीसरा ऑप्शन त्रैमासिक परीक्षा और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। कक्षाओं का प्रमुख साधन है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे कक्षा उन्नति होगा। यहाँ पे जो होगा वो कक्षा उन्नति होगा। तो इसमें होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष है। तो आप सभी लोग बताएंगे ज्ञानात्मक पक्ष कौन से हैं। पहला ऑप्शन है ज्ञान बोध, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रयोग, तीसरा ऑप्शन है आबा दोनों, चौथा ऑप्शन है सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमने आपको बताया था कि ज्ञानात्मक पक्ष के जो है वो 6 अंग होते हैं। पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है बोध, तीसरा ऑप्शन है प्रयोग, चौथा ऑप्शन है विश्लेषण, पांचवा ऑप्शन है संश्लेषण, इसके बाद मूल्यांकन। ये जो है 6 ज्ञानात्मक पक्ष के हम पहलू बताए थे। तो ये दोनों दोनों जो है ज्ञानात्मक पक्ष के पहलू है। तो ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की भाषा हो। तो आप सभी लोग बताएंगे मूल्यांकन की भाषा जो है वो कैसी होनी चाहिए।
मूल्यांकन की भाषा जो है कैसी होनी चाहिए? पहला है सरल, दूसरा है छोटी, तीसरा है व्याकरणिक, तीसरा है व्याकरणिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा? यहाँ जो है प्रिंटर में बहुत कमियां हैं, वो क्वेश्चन को आधा जो है वो गलत कर देता है। यहाँ पे जो होगा वो व्यापक होगा। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है कौन सा आंसर सही होगा। मूल्यांकन की भाषा हो कैसी हो? सरल हो, छोटी हो, व्यापक हो, इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन की भाषा जो है हमेशा जो है वो व्यापक होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है ज्ञान तत्व का विस्तार है। तो आप सभी लोग बताएंगे ज्ञान तत्व का जो है विस्तार है। पहला ऑप्शन है अनंत, दूसरा ऑप्शन है निश्चित, तीसरा ऑप्शन सीमित, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है सही है। ज्ञान तत्व का जो है वो विस्तार कैसा होता है? तो आप सबको अच्छी तरह से पता होगा ज्ञान का जो है विस्तार अनंत होता है, असीमित होता है। आप ज्ञान की जो है प्राप्ति निरंतर जीवन पर्यंत करते रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है भावात्मक पक्ष में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। तो आप सभी लोग बताएंगे भावात्मक पक्ष में जो है किन किन उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। पहला ऑप्शन है मान्यताएं, दूसरा ऑप्शन है चारित्रिक गुण, तीसरा ऑप्शन है अभिरुचियां, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। भावात्मक पक्ष में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है, तो किन उद्देश्यों को शामिल किया जाता है? तो भावात्मक पक्ष में जो है मान्यताएं भी शामिल किया जाता है, चारित्रिक गुण भी शामिल किया जाता है, अभिरुचियां भी शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का उपयोग किया जाता है? आप सभी लोग बताएंगे कि प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का उपयोग किया जाता है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि जो है प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का जो है उपयोग किया। पहला ऑप्शन है जांच सूची, दूसरा ऑप्शन निरीक्षण, तीसरा ऑप्शन संचयी आलेख और चौथा ऑप्शन है रेटिंग स्केल। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्राथमिक कक्षाओं में मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है किस लिए? आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो प्राथमिक कक्षाओं में जो है वो निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक जो भी हमारे यूपी डीएलएड के साथी भाई बहन को और भावी अध्यापक हैं उन सभी के पास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो सब भी हमारी वीडियो को लाभ ले सकें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।